नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं करंट जीके को क्रोनोलॉजी के माध्यम से। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, जो हर एक क्लास आपको क्रोनोलॉजी के माध्यम से मिलने वाली है। आने वाली यहां पर प्रत्येक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और यह क्रोनोलॉजी हम कर रहे हैं जनवरी 2025 की, जिसमें आपको करंट मिलेगा दिसंबर 2024 का। जी हां, दिसंबर 2024 का आपको करंट मिलता है। और इसकी महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, जानकारी विशेष कौन कौन सी है यह आपको मैंने बता रखी है। इसकी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हो वीडियो एग्जाम की तैयारी या फिर पटवारी एग्जाम की तैयारी, तो इन क्लासों को जरूर लगा लेना, क्योंकि इन्हीं में से, इसी बुक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे? कि सभी क्लासें जो होती है ना आपकी यूट्यूब पे, मेरे अलावा जितने भी कोई भी टीचर हो, वो इन्हीं बुक में से करवाते हैं। तो देखिए, और इसी बुक को मैं करवा रहा हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमने पहली क्लास में अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य देखा, तो एक बार देख लीजिए क्या क्या देखा था। यहां पर याद कर लेते हैं दोबारा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा, वहां पर क्या मिला था इन्हें? वहां पर कुवैत का सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया था। अंतरिक्ष मलबे के निपटान के लिए भारत और जापान के मध्य यहां पर सहमति हुई, यानी अंतरिक्ष का मलबा निपटान के लिए भारत और जापान में समझौता हुआ था। फिर हमने 3 नंबर पॉइंट देखा कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते में कौन शामिल हो चुका है? ब्रिटेन शामिल हो चुका है और यूरोप से होने वाला पहला यह देश बन चुका है। टोटल कितने देश? 12 देश शामिल हो चुके हैं। और श्रीलंकाई राष्ट्रपति कौन थे जो भारत की यात्रा पर आए थे? तो वो थे दिशा नायके। कौन थे? दिशा नायके। और सीसीडी सूखे से संबंधित रिपोर्ट जारी कर दी गई है। आपसे पूछा जा सकता है कि सूखे से संबंधित रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो यूएनसीसीडी जारी करता है। फिर देखिए, फोर्ब्स की शक्तिशाली सूची में 3 भारतीय महिलाएं शामिल। कौन कौन सी आपको बताई थी? तीनों महिलाओं के बारे में बताया था, रैंक के बारे में भी बताया था। और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तो लगातार तीसरी बार इस सूची में शामिल हुई है। और बीबीसी की सूची में 100 प्रभावशाली सूचियों में भारत की भी 3 महिलाएं शामिल है। वो भी आपको बताया था। कौन कौन थी? विनेश फोगाट भी थी, ये भी आपको मैंने बताया था। देखिए, ये आपको मैंने अंतरराष्ट्रीय बता दिया था। ये देखिए, फोर्ब्स की सूची में शामिल निर्मला सीतारमण थी। और कौन कौन थी? यहां पर रोशनी नादर मल्होत्रा थी और करीन मजूमदार थी। और इनकी रैंक भी आपको बता रखी है, 81वीं, 82वीं। और यहां पर वित्त मंत्री की कौन सी थी? 28वीं रैंक थी। और बीबीसी की सूची में कौन कौन थे? यहां पर देख लीजिए, उनका नाम देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। विनेश फोगाट है और अरुणा राय है और पूजा शर्मा है। और इनका संबंध पूछा जा सकता है, विनेश फोगाट का संबंध किससे है, अरुणा राय का संबंध किससे है, पूजा शर्मा का संबंध किससे है। सारी व्याख्या बता दी थी। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य की। किसकी बात करेंगे? राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जुड़ जाइए हमारे साथ और क्लास को कर दीजिए शेयर। तो देखिए, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश हुआ है और संयुक्त संसदीय समिति को सौंपा, ये हम पढ़ेंगे। और भारत बन चुका है यूएन नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग का अध्यक्ष पहली बार। और हम क्या देखेंगे? प्रधानमंत्री ने रखी केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला। कहां पर रखी, कैसे रखी, कितना करोड़ बजट है, सब हम पढ़ेंगे। फिर देखिए, अमेरिका प्रशासन है ना, जो बाइडेन के द्वारा भारत से $1 अरब की रक्षा सौदे की दी मंजूरी, ये हम पढ़ने वाले हैं। और मध्य प्रदेश को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 में शामिल कर लिया गया, ये हम पढ़ने वाले हैं। आपदा प्रबंधन विधेयक लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, जो पारित हुआ है उसमें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा, राता पानी टाइगर रिजर्व, क्यों ये पूछा जाएगा? इस कारण क्योंकि यह देशों का बन चुका है 57वां टाइगर रिजर्व।
क्या देश का 57वां टाइगर रिजर्व राता पानी टाइगर रिजर्व बना है, ये हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मंदिर मस्जिद विवाद में जो सर्वे चल रहा था उसके फैसले पर रोक लगा दी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जो हाई कोर्ट में चला जाएगा, तो ये इस प्रकार क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर भी हमें पता होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर आएगा एक और पॉइंट है कि देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, कौन सा ब्रिज, पब्बन ब्रिज, कौन सा, पब्बन ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हुई हमारी सामान्य जानकारी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। क्या है इसका पूरा, देखिए यहां पर पूरा कर देते हैं इसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश, संयुक्त संसदीय समिति को सौंपा बिल। देखिए देश में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने के लिए, कुछ विद्यार्थियों को यह नहीं पता कि है क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन। तो देखिए लोकसभा चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव अलग अलग होते हैं ना। विधानसभा चुनाव में विधायक चुनते हैं, लोकसभा चुनाव में हम सांसद चुनते हैं, तो वो क्या है अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन उनको एक साथ करवाने के लिए बिल लाया गया था। कौन सा, वन नेशन वन इलेक्शन। तो देखिए वन नेशन वन इलेक्शन के तहत एक साथ चुनाव कराने के लिए विधेयक संविधान 129वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया। कौन से में, ये 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और ये पारित भी कर दिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़ा इसी दूसरा विधेयक 17 दिसंबर 2024 को संसद के निचले सदन में पेश किया गया। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि यह पेश कब किया गया, 17 दिसंबर 2024 को। कौन सा संविधान संशोधन के तहत, 129वां संविधान संशोधन के तहत। अब पूछा जा सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के बिल कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है, तो 129 में। कब पेश किया गया, 17 दिसंबर 2024 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा पेश किया गया था, यानी लोकसभा में पेश तो किया है, लेकिन किसने किया था इसे लोकसभा में, ये आता है इंपॉर्टेंट। तो देखिए देश के कानून मंत्री कौन, अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा पेश किए गए थे। ये कौन से, ये विधेयक है, ये क्या विधेयक ये पेश किए गए थे, किसके द्वारा, कानून मंत्री। अब बात उठती है कानून मंत्री कौन है, तो कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल। कौन है, अर्जुन राम मेघवाल। जो कहां से है प्यारे विद्यार्थी, अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से है ना, तो ये याद रखिए। और यहां पर क्या दे रखा है, इस बिल के लिए देश में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवाई गई। देखिए देश में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कौन से विधेयक के लिए करवाई गई थी, कौन से बिल के लिए करवाई गई थी, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए करवाई गई थी। किसने पेश किया था ये विधेयक, ये पेश किया था कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। कब पेश किया गया, 17 दिसंबर 2024 को। और यहां पर देखिए वोटिंग के पश्चात इस बिल को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास जांच के लिए भेज दिया गया है, और जिसमें से पक्ष में वोट पड़े थे 269 और जबकि विपक्ष में 198 पड़े थे। ये आपको याद नहीं करनी, इतने डीपली नहीं पढ़ना। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में लोकसभा के 27 सदस्य हैं और राज्यसभा के 12 सदस्य हैं, जिसमें से भाजपा सांसद पीपी चौधरी, कौन से, पीपी चौधरी को बनाया गया समिति का अध्यक्ष। यानी इस जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया या बनाया गया, तो वो है पीपी चौधरी। और पीपी चौधरी किससे संबंधित है, भाजपा से है। तो देख लीजिए, क्या अन्य सदस्य याद रखने नहीं करने, बस इतना याद रखिए जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के अध्यक्ष कौन है, पीपी चौधरी। यह भी याद नहीं रखना 27 सदस्य 12 सदस्य कहां से, बस पीपी चौधरी को याद रखिए। और इससे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या थी, न्यूज फैक्ट के बारे में देखिए कि एक देश एक चुनाव पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी बनाई गई थी। पूछा जा सकता है कि एक देश एक चुनाव पर विचार के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उनका अध्यक्ष कौन था, तो कौन थे उनका अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। कौन थे, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया, पीपी चौधरी को बनाया गया। दोनों इंपॉर्टेंट बात याद रखिए। और इसको कब पेश किया गया था, और इसको पेश किया गया था 17 दिसंबर को।
और किसके द्वारा? कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। और ये जो कमेटी बनी थी रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, इसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी 14 मार्च 2024 को। ये थोड़ा मैटर थोड़ा सा पुराना हो गया तो करंट में ये नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। क्यों है मोस्ट इंपोर्टेंट? तो देखिए यहां पर हमारे प्यारे से भारत की बात हो रही है और इंपोर्टेंट ना हो ये हो ही नहीं सकता। भारत बना यूएन नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग का अध्यक्ष। है क्या ये? है क्या? तो देखिए भारत को, यानी हमारा प्यारा सा भारत को संयुक्त राष्ट्र के मादक पदार्थ निरोधक, यानी मादक जो पदार्थ होते हैं यानी नशीले जो पदार्थ होते हैं उनको रोकने के लिए जो आयोग बना है उसका अध्यक्ष चुना गया। किसको? भारत को। और कौन सा स्तर है ये है 68वां। कौन सा? 68वें स्तर का अध्यक्ष। पूछा जा सकता है कि भारत हाल ही में यूएन नारकोटिक्स ड्रग आयोग का अध्यक्ष बना है तो कौन से स्तर का बना है? 68वें स्तर का बना है। और आपको ये शॉर्ट फॉर्म भी दे सकता है कि CND का अध्यक्ष बना है। तो CND क्या है? कमीशन ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स। कौन सा? 68वें स्तर का अध्यक्ष कौन बना? भारत बना है। अब देखिए आगे क्या है? आगे वियना राष्ट्रीय, यहीं पर तो इसका मुख्यालय है। किसका? CND का, यानी कमीशन ऑफ नारकोटिक्स ड्रग का मुख्यालय कहां पर है? वियना ऑस्ट्रिया में है। यह है स्टैटिक जीके जो आता है रेलवे में काम। आगे देखिए संयुक्त में भारत के स्थायी प्रतिनिधि तो कौन कर रहे थे? राजदूत कौन थे? शंभू एस कुमारन। शंभू एस कुमारन ने आधिकारिक तौर पर प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र मंच की अध्यक्षता को ग्रहण किया है। कौन है वो राजदूत? वो है शंभू एस कुमारन। कौन है? शंभू एस कुमारन। और यह पहली बार है, तो ये गर्व की बात है, यह पहली बार है जब भारत को संयुक्त राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण निकाय का अध्यक्ष चुना गया। किसका चुना गया? CND का। CND का यानी कमीशन ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स का आयोग का अध्यक्ष चुना गया। ये देख लीजिए CND के बारे में पूरी जानकारी यहां पर क्या कह रहा है? CND संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कार्यात्मक आयोग में से एक है। ठीक है, उन आयोगों में से एक है। और संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय का एक शासी निकाय इसके अंतर्गत आता है ये। और CND संयुक्त राष्ट्र की नशीली दवाओं से संबंधित मामलों को प्रमुख नीति निर्माण संस्था है। ये प्यारे विद्यार्थियों थोड़ी सी अन्य जानकारी। और इसका मुख्यालय कहां पर है CND का? इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में। वियना ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया में है। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, ये कोई भारत जैन करके एक कोई मॉडल बनाया गया है और ये मॉडल किससे है? एक मल्टी मॉडल है, बहुभाषी मॉडल। अब पूछा जाएगा सिर्फ ऐसे ही कि भारत जैन क्या है? एक बहुभाषी भाषा मॉडल है, एक सांस्कृतिक ऐप है, एक सरकारी संस्था से संबंधित ऐप है, या सरकारी नौकरियों से संबंधित है, इस प्रकार पूछा जाएगा। तो भारत जैन या यहां पर भारत जैन क्या है? एक मल्टी मॉडल है जो बहुभाषी मॉडल है और यह देश की भाषा, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और विविधता के अनुरूप उन्नत जनरेटिव AI मॉडल पर विकसित है। बस ये ही याद रखिए अपना कि मल्टी मॉडल बहुभाषी पर आधारित है। और ये क्या करेगा? किसकी पहल पर यह शुरुआत की गई है? भारत जैन ने प्राथमिक डेटा संग्रह पर ध्यान रखते हुए भारत डेटा सागर नामक एक पहल शुरू की है। यानी भारत डेटा सागर पहल किसने शुरू की है? भारत जैन के द्वारा ही की गई है। और इसके अंतर्गत प्रमुख संस्थान देख लीजिए कौन है? IIT बॉम्बे है, हैदराबाद है, IIT मंडी, IIT कानपुर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बस भारत जैन क्या है ये याद रखिए। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पटवार वीडियो RS हर एक एग्जाम के लिए प्रधानमंत्री ने रखी केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला। कहां पर रखी? तो ये रखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश के खजुराहो में। कहां पर? मध्य प्रदेश के खजुराहो में। कब? 25 दिसंबर 2024 को रखी। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में क्या शुरू किया? फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को भी ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया है। और यह मध्य प्रदेश का क्या है? पहला फ्लोटिंग प्लांट है, पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। और खजुराहो में आयोजित इस कार्यक्रम में देखिए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय
अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर स्मारक डाक टिकट और 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया था। साथ ही साथ वहीं से मध्य प्रदेश से। और केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए। इसमें 23 वर्ष पूर्व परिकल्पित केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना बुंदेलखंड का कायाकल्प करेगी। इंपॉर्टेंट ये है, क्या है ये इंपॉर्टेंट, यह राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति के तहत पहली परियोजना है। राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति के तहत बनने वाली पहली परियोजना कौन सी? केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। किसके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहां पर किया गया था? मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया गया था। और इसमें मध्य प्रदेश के 10 जिले 44 लाख और उत्तर प्रदेश के 21 लाख लोगों को यहां पर पेयजल मिलेगा। कौन कौन से राज्य प्रभावित होंगे? मध्य प्रदेश और यहां पर उत्तर प्रदेश से लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के हिस्से में आएगा पानी और यहीं पर मध्य प्रदेश में कुछ में लाभ मिलेगा। फिर नेक्स्ट है क्या इंपॉर्टेंट? नहीं जी, इतना आप याद रखिए केन बेतवा के बारे में। और इस परियोजना में 103 मेगावाट जल विद्युत, 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी बनेगी। और इंपॉर्टेंट ये रहा, इस परियोजना के तहत पन्ना बाग अभ्यारण्य, कहां पर है पन्ना बाग अभ्यारण्य? मध्य प्रदेश में केन नदी पर एक बांध बनाया जाएगा। उस बांध का नाम क्या होगा? धोधन बांध। करंट से संबंधित है और आपको इंडिया जियोग्राफी पढ़नी है तो पूछा जा सकता है। धोधन बांध कहां पर बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में केन नदी पर पन्ना बाग अभ्यारण्य में बनाया जाएगा। और परियोजना के द्वितीय चरण में लोअर और बांध बनाया जाएगा। कोठा, बैराज और बिना कॉम्प्लेक्स परियोजनाओं को ध्यान में रख केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, यह हुआ हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिकी प्रशासन ने भारत से $1 अरब के रक्षा सौदे की दी मंजूरी। देखिए अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार देखिए। नंबर 1 पर पढ़ा 1 नेशन 1 इलेक्शन। कानून मंत्री कौन? अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया था, 17 दिसंबर को पेश किया था। और हमने उसमें क्या देखा था? रामनाथ कोविंद की कमेटी की अध्यक्षता की थी और जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की अध्यक्षता पीपी चौधरी के द्वारा। उसके बाद भारत किसका सदस्य बना, किसका अध्यक्ष बना था? वो बना था भारत हमारा CND का, यानी कमीशन ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स का अध्यक्ष बन गया। ठीक है, उसके बाद हमने 3 नंबर पॉइंट भारत जैन के बारे में पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने ये केन बेतवा नदी के बारे में, परियोजना के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम अमेरिका प्रशासन में भारत में $1 अरब। कितने? $1 अरब। और देखिए यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने MH-60R मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर इक्विपमेंट और संबंधित उपकरणों की बिक्री को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। अब पूछा जाएगा कि हाल ही में MH-60R मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है? अमेरिका देश के साथ समझौता किया है। और $1 अरब है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है कि 2 दिसंबर 2024 को दी थी। और यहां पर क्या है ये लीजिए, ये देख लीजिए क्या कह रहा है कि इस बिक्री में मुख्य रूप से अनुबंध लॉकहीड मार्टिन रोटरी और मिशन सिस्टम के साथ होगा। ठीक है जी, ये है क्या? MH-60R हेलीकॉप्टर के बारे में थोड़ा देख लीजिए। सी हॉक नाम से प्रसिद्ध MH-60R हेलीकॉप्टर 95% उड़ान तत्परता और उपलब्धता वाला एक सक्षम हेलीकॉप्टर है। क्या एक हेलीकॉप्टर है? ऐसी क्षमताएं किसी भी अन्य समुद्री हेलीकॉप्टर में नहीं है और किसी हेलीकॉप्टर में नहीं है ऐसी प्रकार की क्षमता। यानी अब भारत के पास आने वाला है ये, तो इंपॉर्टेंट हो गया। बस इतना याद रखना है, बस ये ही पूछा जाएगा। हेलीकॉप्टर है कौन सा? MH-60R हेलीकॉप्टर कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, बस याद रखिए। फिर देखिए, गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 में मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है। देख लीजिए, अमेरिकी समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मध्य प्रदेश को 2025 में जाने माने वैश्विक गंतव्य यानी गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 में
एक के रूप में एक मान्यता दी है। इसमें मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ हो गया, खजुराहो हो गया, पन्ना हो गया को शामिल किया गया है। ठीक है ना, पन्ना, खजुराहो, बांधवगढ़, ये पूछा जा सकता है बांधवगढ़ कहां पर है, खजुराहो कहां पर है, पन्ना कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में, जिन्हें गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 में शामिल किया गया। उल्लेखनीय है कि क्या है उल्लेखनीय, खजुराहो के भव्य मंदिर, सांची स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं जैसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है प्यारे विद्यार्थियों पहले से। फिर देखिए एक और लोकसभा में पारित किया गया विधेयक, कौन सा, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक। 2024 को लोकसभा 12 दिसंबर 2024 को ध्वनि मत से पारित किया गया था। और इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन करना है। ठीक है, और क्या बात दे रखा है यहां पर कि इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा ये आ गया 2005 में अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA की स्थापना की जाएगी। और ये तीनों प्राधिकरण राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के जिम्मेदार हैं। ये अलग अलग बनाए जाएंगे, राष्ट्रीय, राज्य, जिला आपदा प्रबंधन के तहत बनाए जाएंगे। और झूठी जानकारी, अफवाह फैलाएंगे जो आपदा से संबंधित, उन्हें 1 और 2 वर्ष की जेल होगी। बस ये इंपॉर्टेंट बात है, बस ये जारी किया गया है अध्यादेश, क्या बनाया गया है, ये अधिनियम पारित हुआ है, बस यही हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, हर एक बात इंपॉर्टेंट है इसकी। तो रातापानी टाइगर रिजर्व देश का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और रातापानी है कहां पर, मध्य प्रदेश में। कहां पर, मध्य प्रदेश में, एमपी में है। कहां पर, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बाघों के संरक्षण के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने रातापानी अभियान को 2 दिसंबर 2024 को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। और ये मध्य प्रदेश का कौन सा है, 8वां। मध्य प्रदेश का कौन सा, 8वां। और भारत का 57वां। और राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व हैं, 5 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से, नंबर 1 रणथंभौर, नंबर 2 सरिस्का, नंबर 3 दर्रा, नंबर 4 रामगढ़ विषधारी, नंबर 5 धौलपुर करौली वाला जो आरएस के एग्जाम में पूछा गया। और छठा हमारे यहां पर अभी प्रस्तावित है, कौन सा, कुंभलगढ़ वाला प्रस्तावित चल रहा है। अभी 5 है। और धौलपुर करौली वाला तो पूछा गया था आरएस प्री में, पहले पूछा गया 2023 में, और अब 2024 में आने वाला है, तो ये पूछा जा सकता है। रातापानी टाइगर रिजर्व पूछा जा सकता है, कौन सा है ये, 57वां, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का 8वां है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कुछ ही दूरी पर, आपको एक बात और पता चल गई कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। क्या है, भोपाल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या, न्यूज फैक्ट, विंध्य पहाड़ियों के निकट स्थित इस अभियान में भीमबेटका रॉक शेल्टर्स भी शामिल है। यानी भीमबेटका रॉक शेल्टर्स कहां पर, इसी अभियान में, कहां पर, रातापानी में, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, और रातापानी है ना, इसे वर्ष 1976 में वन्य जीव अभियान घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर मस्जिद विवाद में सर्वे और फैसले पर रोक लगा दी है। ये बस इतना ही पढ़ लीजिए। और कौन है यहां पर, इसके साथ ही चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, अभी अभी बने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, किसकी जगह पर बने हैं ये आपको बता दिया था पीछे वाले, बस ये याद रख लीजिए। क्या है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1995, क्या कहता है ये एक्ट है क्या, देख लीजिए। यह अधिनियम धार्मिक स्थल की स्थिति को 15 अगस्त 1997 के आधार पर संरक्षित करता है और इसमें बदलाव करने पर रोक लगाता है। यद्यपि इसमें अयोध्या विवाद को बाहर रखा गया था। और उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट 1991 में लागू हुए प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के संवैधानिकता पर सुनवाई कर रहा है। ठीक है, इसी के आधार पर सुनवाई होती है, कोई भी हो। ये इंपॉर्टेंट आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज पब्बन ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। कौन सा ब्रिज, पब्बन ब्रिज। और किस प्रकार का ये पब्बन ब्रिज है, वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, देश का पहला है, रेलवे ने इसको बनाया है। तो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो गई है, ये बड़ी उपलब्धि है। और क्या बात है यहां पर देखिए, ये आधुनिक इंजीनियर और शानदार प्रस्तुत करने वाला पुल मुख्य भूमि के मंडपम को पब्बन द्वीप से और रामेश्वर को जोड़ेगा। ठीक है, और यह पुल भारत में अपनी तरह का पहला और विश्व का दूसरा पुल है, प्यारे विद्यार्थियों ये। और इस ब्रिज की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी पुराने पुल के समांतर। वर्टिकल
लिफ्ट सी ब्रिज मुख्य तथ्य क्या है? 535 करोड़ की लागत से इस ब्रिज का निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL के द्वारा करवाया गया और ब्रिज को बीच वाला हिस्सा लिफ्ट की तरह पूरा ही ऊपर चला जाता है। और पब्बन ब्रिज है ये आपको पता है, और ये इतना किलोमीटर है, 2.05 किलोमीटर लंबा है। इसमें 19.3 मीटर के 100 स्पेन और 63 मीटर का अनोखा नेविगेशनल स्पेन है। ठीक है, और नए ब्रिज में यहां पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चल सकेगी और पहले 17 मीटर तक लाभ उठाने। ये पहले किस रफ्तार से चलती थी? पहले वाली रफ्तार दे रखी है क्या? ये रही पहले वाली रफ्तार। पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चल पाती थी और अब कितने? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पाएगी। नेक्स्ट देखिए यहां पर नेशनल न्यूज इन शॉर्ट, यानी शॉर्ट का जमाना है तो शॉर्ट भी हमें करंट पढ़ना पड़ेगा। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर दी गई है, जिसका शिलान्यास कर दिया गया किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। कहां पर? अगरतला में। और अगरतला किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी है। वहीं पर केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास अमित शाह के द्वारा कर दिया गया। और अमित शाह क्या है देख लीजिए, यहां पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री है। ठीक है, और पश्चिमी त्रिपुरा जिले में ये स्थान आवंटित करवाया जाएगा। और CDTI अगरतला प्रतिवर्ष उत्तर पूर्वी राज्यों और केंद्रीय सशस्त्र बलों की कर्मियों की क्या करता है? प्रशिक्षित करता है। यानी CARPF से 6000 से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षित करेगा। कौन करेगा? यही CDTI करेगा। और मसाली, ये मसाली क्या है? मसाली गांव का नाम है जो कहां पर है? गुजरात के बनासकांठा में। क्यों ये चर्चा में आया? क्योंकि ये देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव बन चुका है। सीमावर्ती गांव बना है, सौर वाला गांव। ठीक है, और पाकिस्तान की सीमा से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। 800 की आबादी वाला गांव है और इस गांव में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना के तहत 119 घरों पर सोलर रूफटॉप लगाए गए हैं। कितने घरों पर? 119 घरों पर। गांव में लगाए गए सोलर रूफटॉप से कुल कितनी ऊर्जा? 225.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जो गांव की आवश्यकता से भी अधिक है। और ध्यान रखने बात क्या है यहां पर कि 15 फरवरी 2024 को यह योजना शुरू की गई थी। 15 फरवरी 2024 को ये योजना कौन सी? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई थी, जो विश्व की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर पहल है। और इसका लक्ष्य 2027 तक, मार्च तक क्या करना है? 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा प्रदान करना। कितने? 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा प्रदान करना। फिर देखिए शॉर्ट का जमाना चल रहा है तो एक AI इक्वेशन सेंटर की भी स्थापना की गई है। और क्या है AI इक्वेशन? देखिए भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इंपॉर्टेंट, भारतीय सेना प्रमुख कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सेना AI इक्वेशन सेंटर के उद्घाटन बेंगलुरु में, कहां पर? बेंगलुरु में किया है प्यारे विद्यार्थियों। AIIC का उद्घाटन बेंगलुरु में भारतीय सेना के जनरल, यहां पर सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा किया गया। और केंद्र की स्थापना भारत इलेक्ट्रॉन लिमिटेड के सहयोग से की जा रही है। इसकी स्थापना भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के सहयोग से की जा रही है। फिर देखिए एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट, ये क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा है ना, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने दिल्ली में स्थित NDTL यानी नेशनल डोपिंग टेस्ट लेबोरेटरी को वाडा की एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई APMU के प्रबंधन के रूप में एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट का प्रबंधन करने की स्वीकृति दे दी है। और भारत अब दुनिया भर में वाडा द्वारा अनुमोदित 17 APMU के समूह का हिस्सा बन गया। यानी वाडा द्वारा अनुमोदित होता है ना, उसका हिस्सा भारत अब बन चुका है। ठीक है, और भारत में का APMU देश का साथ साथ पड़ोसी देशों में एंटी डोपिंग संगठनों की भी सेवा करेगा। और ABP के बारे में यहां पर एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट, ABP एक क्या है? उन्नत एंटी डोपिंग उपकरण। एंटी डोपिंग क्या है? कोई देखिए एथलीट है, वो क्या करता है? नशीले पदार्थों का सेवन करता है, तो उसकी जानकारी
कोई नशीली गोली खाकर नहीं दौड़ रहा है, कोई नशीला पदार्थ ग्रहण करके नहीं दौड़ रहा है, यानी इस प्रकार होता है, नहीं खेल रहा है, इस प्रकार उसकी जांच के लिए बनाई जाती है कमेटियां। फिर देखिए मंथली रिव्यू, वन लाइनर, यानी एक लाइन वाले क्वेश्चन देख लीजिए। अब लास्ट चल रहा है हमारा राष्ट्रीय, तो देखिए किस यूरोपीय देश की सरकार ने 13 दिसंबर 2024 को भारत की मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MNF का दर्जा वापस ले लिया है भारत से? तो वो है देश कौन सा? स्विट्जरलैंड। और भारतीय नौसेना ने लॉजिस्टिक्स संबंधी शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ, इंपॉर्टेंट, किस विश्वविद्यालय के साथ AMU किया है? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय जो बड़ोदरा गुजरात में है। फिर देखिए 12 सुखोई 30 MKI विमानों की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो HAL है, HAL है, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके साथ क्या किया है? समझौता किया है, हस्ताक्षर किया है। और कौन सा राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां योग पॉलिसी लागू की जाएगी? तो वो है उत्तराखंड। योग पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है कौन सा? उत्तराखंड। और यूनेस्को ने किस राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है? तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल को घोषित कर दिया है। यह हुआ हमारा आज राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। देखिए इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ चुके हैं कौन सा? राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रकार हम पढ़ते रहेंगे। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन मार लीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश हुआ। किसकी जो इसकी क्या की गई थी? संयुक्त संसदीय समिति को सौंपा गया था, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? PP चौधरी को बनाया गया था। किसने पेश किया था? ये अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया था, जो क्या है? कानून मंत्री है। और भारत किसका सदस्य अध्यक्ष बन गया? UN नारकोटिक्स ड्रग आयोग का अध्यक्ष चुना गया। प्रधानमंत्री ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला कहां पर है? मध्य प्रदेश के खुजराहो में रखी थी। और अमेरिकी प्रशासन ने भारत के साथ $1 अरब का समझौता किया है। उसका नाम क्या था? MH-60R उसका हेलीकॉप्टर का नाम था। और मध्य प्रदेश को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन आगे 2025 में शामिल कर लिया गया। और आपदा प्रबंधन विधेयक को भी लोकसभा में पारित कर दिया गया। और राता पानी टाइगर रिजर्व देश का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया, जो मध्य प्रदेश में है। और सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर मस्जिद विवाद के सर्वे और फैसले पर रोक लगाई। और देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज पब्बन ब्रिज भी बनकर तैयार हो चुका है। यह था आज का राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स पढ़ चुके हैं। तो देखिए अब तक हमने अंतरराष्ट्रीय पढ़ लिया, राष्ट्रीय पढ़ लिया। कल हम क्या करेंगे? भारत की वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। और अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी 2 पॉइंट हम कल पढ़ लेंगे, क्योंकि ये तो 2 ही पेज के हैं। और इसको और पढ़ लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों कल की क्लास जरूर अटेंड करना। और जैसे ही हमारे ये होंगे उसके बाद प्रादेशिक आर्थिक पुरस्कार, फिर हम क्या करेंगे? नवीनतम वस्तुनिष्ठ प्रश्न और मासिक सार संग्रह बाद में करने वाले हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी? तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के साथ हम राजस्थान जीके भी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से, तो वो क्लास भी लगा लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान की पॉलिटी भी हम कर रहे हैं, तो उनकी क्लास भी आप लगा सकते हैं हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से। और इनकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम कहां पर मिलेगी? ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर मिल जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।